लोग सिमेट्री वाले प्रॉब्लम्स कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन ये हम लोगों ने किया था, और इस क्वेश्चन में आपको जो मेथड बताया गया था कि एक तो ये मेथड था कि आप इसको 20 से ऐसे कट कर देंगे, ठीक है, जहां से मतलब आपको दो बराबर एक जैसे पार्ट दिखेंगे वहां कट करेंगे, और फिर जितने ये पॉइंट होंगे वो सब एक पोटेंशियल पर होंगे, तो उनको सब आपस में कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद एक साइड का सॉल्व करेंगे और उसी को जस्ट डबल कर देंगे। तो एक तो ये मेथड था, लेकिन ये मेथड हमेशा काम नहीं करता है, क्योंकि जैसे खाली रेजिस्टेंस निकालना इक्विवेलेंट तो हम ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ पर अगर ऐसे प्लेन में दिया गया हो, लेकिन अगर 3 डायमेंशन में कोई ऑब्जेक्ट दे दिया गया, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अभी आएगा, तो उसमें आपको इमेजिन ही करने में प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो कौन कट होगा या नहीं होगा, क्या कंडीशन होगी। इसलिए हम दूसरा वाला इसका एक कॉन्सेप्ट और हम लोगों ने समझा था, वो कॉन्सेप्ट कौन सा था, करंट वाला, ठीक है, और ये कई जगह पर और भी काम आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर करंट वाले कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या यहाँ पर दिखाया गया कि जैसे यहाँ से करंट गई, अभी दो पार्ट में डिवाइड हुई थी, तो ये करंट सीधे चली गई, तो और इधर वाली करंट ऐसे गई थी, तो जो सिमिलर ब्रांचेस दिखती, जो मतलब एक जैसी आपको देखने में एक जैसी लग रही, जैसे ये ब्रांच, अगर हम आप कहें कि ये और ये दोनों सिमिलर हैं तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अलग दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है। लेकिन अगर हम कहें ये ब्रांच और ये ब्रांच बिल्कुल एक जैसी है, तो आप मान लेंगे कि हाँ ये बिल्कुल वैसे दिख रही जैसे यहाँ पर ये वाली ब्रांच है, ठीक है। तो सिमिलर ब्रांचेस में करंट भी सिमिलर हो जाएगी। तो अगर इसमें आई डैश है तो इसमें आई डैश आएगी, इस वाले में आई डबल डैश है तो इसमें आई डबल डैश। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो आप इस ज्वाइंट को अलग कर सकते हैं, क्योंकि अगर इधर की करंट उधर जा रही होती तो हम ये नहीं कर पाते, लेकिन अगर इधर की करंट उधर नहीं जा रही, उधर की करंट इधर नहीं आ रही, तो आप इसको चाहे जोड़ के रखो चाहे आप अलग कर दो, अलग कर देंगे तब भी वही होगा, उधर की करंट उधर जाएगी, इधर की करंट सीधे जाएगी, और अगर ज्वाइंट है तब भी वही हो रहा है। तो ऐसा जैसे हम इसको अलग करते हैं तो वैसे क्या होता है, हमें सर्किट समझ में आ जाता है पूरा कि ये सर्किट यहाँ पर आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों पे सीरीज में होंगे, पैरेलल सीरीज ऐसे करके हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप देखो कि जब हम ये अलग करेंगे तो ऐसे नहीं रैंडमली कि कहीं से भी हम अलग कर देंगे, ठीक है, कोई भी हम कहीं से भी बस इसको अलग कर दिया जॉइंट और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था कि तो वो अगले वाले क्वेश्चन का पार्ट था, तो अगर आप यहाँ सोचो कि हम यहाँ से ऐसे अलग कर दें, इधर का पार्ट इधर, इधर का पार्ट इधर कर दें, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो नहीं होगा सॉल्व, ठीक है, तो आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि आप इसे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इधर की करंट को इधर जाना है और आपने इधर की करंट को इधर टर्न कर दिया, तो ये फिर गलत हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पर जो है जैसे जहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है सिर्फ उसी को अलग कर सकते हैं। अगर ऐसे ही अलग करना होता तो हम ये करंट वाली बातें आपको बताते क्यों, कहते जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां से अलग कर देना, तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा करंट को लेकर समझाया जा रहा है ना, किस लिए समझाया जा रहा है कि करंट के हिसाब से ही आप उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं, फिर इसमें आपको कैपेसिटर का भी एक केस बता दिया गया था, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करते हैं, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो जैसे ए और बी पॉइंट है, तो अगर आप ए से चलो तो आपको 3 ब्रांच दिख रही हैं। अब तीनों ब्रांच आपको अलग अलग तरह की दिख रही है। जैसे यहाँ से देखो ये डायरेक्ट बी पर पहुंच गई, अगर इस ब्रांच में चलें तो हम एक रेजिस्टेंस और दूसरा ये वाला, इन दोनों के थ्रू यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अगर हम तीसरी ब्रांच में चलें तो यहाँ गए, आगे दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो ये अलग टाइप की ब्रांच दिख रही, इसमें अलग दिख रहा है, इसमें हमें अलग दिख रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर करंट माने आई तो तीनों में एक जैसी करंट हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि एक जैसी दिखती तो एक जैसी मिलती ना करंट। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसमें करंट गई I1, इसमें करंट जा रही I2 और इसमें करंट जा रही I, ठीक है। अब जब हम यहाँ बी पॉइंट पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर रिसीविंग होगी, तो देखो है तो ये भी सिमेट्रिकल, क्योंकि अगर आप ए और बी को लेकर इसे ऐसे यहाँ पर कट कर दो ऐसे, ठीक है, तो बिल्कुल एक जैसे दो पार्ट बन गए। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहना तो वैसे सॉल्व कर लेना जैसे पीछे आपको बताया गया था कि आप ये सारे पॉइंट, ये r/2 कर देना, r/2, ये r/2, r/2, और ये सारे पॉइंट एक पॉइंट पर जाके कनेक्ट कर देना, इधर का सॉल्व करके उसको डबल कर देना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन दोनों में ही हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से नहीं सॉल्व करें, हम लोग करंट के बेसिस पर ही कर रहे हैं इसको, एक बार बस बता दिया गया आपको। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अब अगर आप देखो तो इधर से चलने पर जैसी ब्रांचेस दिख रही थी, अगर हम इधर से चलें तो भी हमें वैसे दिखेंगे,
एक ब्रांच डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है, तो ये ब्रांच तो दोनों में कॉमन हो गई। अब आगे देखो आप, जैसे यहाँ से दूसरी ब्रांच को पकड़ा तो हम सीधे यहाँ गए और सेंटर से हम यहाँ पहुंच गए ए पर। तो जैसे इधर गए थे वापस यहाँ पर आ गए, तो वैसे इधर से गए इधर आ गए। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सिमिलर हो गए ना। अगर आप दोनों को यहाँ पर कंसीडर करो तो ये इसके सिमिलर हो गया। इसका मतलब ये करंट I2 इधर है, तो अगर इधर रिसीविंग होगी तो इस ब्रांच में सिमिलर करंट ही रिसीव होगी, दैट इज I2। ऐसे आप इसको देखो, ये I3 है, अगर आप इधर से चलो तो वैसे ये ब्रांच पड़ रही, ये और ये एक जैसे दिख रहे हैं ना। आगे जाने पर ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ये भी आगे जाने पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो मतलब ये ब्रांच इसके सिमिलर दिख रही। तो अगर इसमें I3 करंट गई है तो इधर से जब रिसीव होगी तो क्या करंट रिसीव होगी, I3, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो ये I2 करंट यहाँ पर पहुंचेगी सेंटर, फिर क्या ये सेंटर से इधर या इधर कहीं जाएगी, क्योंकि इसको सीधे इसमें I2 पहुंचाना है, तो ये वाली करंट डायरेक्टली इधर की तरफ चली जाएगी I2, ठीक है। तो फिर जो करंट इधर से आएगी, ठीक है, वो करंट यहाँ पर पहुंचेगी और इसके बाद क्या ये करंट इधर जाएगी, क्योंकि अगर ये करंट इधर चली गई तो इधर करंट ज्यादा हो जाएगी, जबकि सिमिलर ब्रांच में सिमिलर करंट है। इसका मतलब ये करंट इधर की तरफ ऐसे टर्न कर जाएगी और ये इधर से ऐसे चली जाएगी। यहाँ पर जो करंट आएगी वो सब मिलकर आपस में I3 बनाकर यहाँ पर बात क्लियर हो गई ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इस लोकेशन पर अगर हम देखें तो उस साइड की करंट उधर ही रह रही और इस साइड की करंट इधर रह रही, तो यहाँ पर इधर की करंट उधर नहीं जा रही, उधर की करंट इधर नहीं आ रही। इसका मतलब इस पॉइंट को आप जुड़ा रखो या आप अलग करो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क, क्योंकि इधर की करंट उधर जाती नहीं। तो अगर ये जुड़ा ना हो, इसको हम अलग कर दें यहाँ पर, इसको हम ऐसे अलग कर दें यहाँ पर, ठीक है, और हम क्या करें, इसे डायरेक्टली इधर से ऐसे जोड़ दें और इसे डायरेक्टली इधर से जोड़ दें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? अभी भी तो वही हो रहा है, जो करंट यहाँ पर आएगी वो इधर चली जाएगी, जो करंट यहाँ आएगी वो इधर चली जाएगी, इधर की करंट उधर नहीं जानी थी, उधर की करंट इधर। तो हम ऐसे ब्रेक करेंगे ना, इस तरह से ब्रेक करेंगे। तो इसी में अभी जिस एक ने क्वेश्चन पूछा था तो उसने कहा कि यहाँ पर अगर हम ऐसे अलग कर दें इसे, ऐसे इधर से, और इसको इसमें ले जाकर जोड़ दें, इसको इसमें जोड़ दें, तो ऐसे थोड़े हो जाएगा। अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो अब क्या हो रहा है कि जो इधर की करंट है उसको जाना इसमें था, इन दोनों में सेम थी ना करंट, लेकिन अब ये करंट कहाँ जा रही, इधर जा रही, ठीक है, और इसमें करंट पता नहीं कहाँ से आ रही, दूसरी करंट आ रही, तो ये गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से आप जोड़ नहीं सकते हैं, आपको करंट के हिसाब से अलग करना है, ठीक है। तो करंट के हिसाब से जो यहाँ पर हो रहा था वो ये हो रहा था कि यहाँ पर इस तरीके से आप अलग करेंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट था इसको आपको इधर जोड़ना था और इसको इधर। ऐसे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इस ऐसे करने से इधर की करंट सीधे इधर चली जाएगी, इधर की करंट इधर चली जाएगी, और वही हमने पीछे देखा भी था, इधर की करंट इधर जा रही, इधर की करंट इधर, ऐसे हम ब्रेक करें। समझ में आ गई बात? तो जैसे ही आप ऐसे इसको अलग करेंगे, पूरा समझ लो सर्किट सॉल्व हो गया। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि ये जो यहाँ पर है पूरा, ठीक है, कितना पार्ट, तो ये दो सीरीज में हो गए 2R, और ये उसके साथ पैरेलल में, यानी कि ये हो जाएगा 2R into R divided by 3R, दैट मींस ये हो जाएगा 2R divided by 3, ठीक है। और ऐसे इसे हमें सॉल्व ही नहीं करना, अगर हम इधर का ये वाला पार्ट ऑब्जर्व करें तो ये भी तो वही है, जैसा उधर है वैसा इधर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2R/3। अब आप देखो ये R 2R/3 और R सीरीज में हो गए, और ये अलग से एक हो गया, दोनों पैरेलल। तो आप एक काम करो, ये वाला जो डायग्राम इसको मत बनाओ, ये डायग्राम तो आपका उसमें बुकलेट में बना हुआ है, तो इसमें बस आपको कुछ करना नहीं, बस करंट दिखानी, तो बुकलेट में ही करंट दिखा लो, ठीक है, और बाकी वो डायग्राम बना लो। बना लेना, क्या करो, करंट तो दिखानी। अब ये डायग्राम आप कॉपी पे बना, इसके आगे लोग ऐसे बनाएंगे और इसके आगे इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना दो। वही डायग्राम बस बनाना है आपको, ये बीच से अलग करके बना दो।
तो यहाँ पर इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम हमने बना लिया। ए और ये जो पॉइंट बी है इसके बीच में एक तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया पूरा 2r/3, तो एक सीधे कनेक्ट कर दिया, और ऊपर r + 2r/3 + r, ये तीनों यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट हो गए। ये अगर आप ऐड करेंगे तो 8r/3 आएगा, और ये उसके साथ हो जाएगा पैरेलल। तो पैरेलल में r1 r2 मान r1 + r2, 8r/3 × 2r/3, 8r/3 + 2r/3, ये ऊपर हो जाएगा 16r² 9, और ये यहाँ एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, तो 3 जाएगा ऊपर, 10 रहेगा। अब इसे आप सॉल्व कर लो तो यहाँ 3 कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, अगर आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर 9 में जब कैंसिल करेंगे 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, तो ये 15, और ऊपर क्या हो जाएगा 8r/15। अगर हम कैपेसिटर का केस लेंगे तो कुछ नहीं, बस जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पलट जाएगी 15/8 CM। तो कैपेसिटर के केस में अब कैपेसिटर का हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, उसको आप अपने आप कर लेना, जाके सारे रेजिस्टेंस हटाना और कैपेसिटर्स वहां पर लगा देना। तो कैपेसिटर का जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया, अब तो कैपेसिटर का अगर आपको सॉल्व करना तो ऐसे ही आप सभी रेजिस्टेंसेस हटाकर यहाँ कैपेसिटर लगाना, यहीं से अलग होगा, क्योंकि जहाँ करंट है वहाँ चार्ज आ जाएगा, यहीं से अलग होगा, और फिर आप उसको सॉल्व कर लेना। लेकिन फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जैसे ये दोनों कैपेसिटर्स होते ये C/2 हो जाता है, यहाँ पर R 2R हुआ, लेकिन वो क्या हो जाता है C/2, और फिर ये दोनों पैरेलल में तो फिर डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो फार्मूले कैपेसिटर वाले लगाकर इसको सॉल्व करके एक बार चेक कर जाएगा 15C/2। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो उसमें तो और जैसे यहाँ पर करंट भी निकाला गया है, वोल्टेज बैटरी वगैरह देकर, लेकिन हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि एक बार इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया तो रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे, तो फिर हम करंट भी किसी भी ब्रांच में करंट भी यहाँ पर बता देंगे क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखो है क्या कि यहाँ पर ये एक क्यूब टाइप का आपको दिखाया गया, जैसे क्यूब में सभी साइड्स बराबर होती है, वैसे इसमें सभी साइड्स में रेजिस्टेंस इक्वल लगा दिया गया, तो उसके बेसिस पर इसको हमने कह दिया क्यूब। अब इसमें 3 डिफरेंट पॉइंट है, एक इसका डायगोनल हो गया A B C D, तो एक यहाँ पर 3 अलग अलग पोजीशंस हो जाएंगे, एक A और B पर लगाएं अगर बैटरी, मतलब वो मेन डायगोनल होगा, जैसे क्यूब होता है ना, जैसे हम लोगों ने स्पेशल वेक्टर में पढ़ा था, जो मेन डायगोनल होता है, तो एक तो वो हो गया, तो वो A पॉइंट अगर आप देखो तो यहाँ पर कैसे दिख रहा है, ये बाहर का पॉइंट दिख रहा है कॉर्नर, और जो B पॉइंट है वो अंदर साइड का कॉर्नर दिख रहा है, मतलब पीछे साइड का अपोजिट कॉर्नर, तो ये एक डायगोनल हो जाएगा ना, मेन डायगोनल। जैसे यहाँ पर आप करो, यहाँ से हमने उधर अपोजिट कॉर्नर को मिला दिया, वो जो मेन डायगोनल है वो यहाँ पर हो गया A। फिर एक आएगा फेस डायगोनल, फेस डायगोनल का मतलब इसका कोई एक फेस, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम इसको एज अ क्यूब माने तो इसकी जो एक वॉल है वो इसका एक फेस हो जाएगा, तो उस फेस का जो डायगोनल होगा, ठीक है, जैसे अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि जैसे ये है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें भी उसी तरीके से 6 फेसेस रहेंगे, बस ये डिवाइड के फॉर्म में, तो इसका अगर हम एक फेस देखें तो एक फेस ये हो जाएगा ना, ठीक है, तो इसका भी डायगोनल हम देख सकते हैं। तो अगर हम ये फेस डायगोनल लें, मतलब A और C, तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, और ऐसे फिर एज, एज का मतलब जैसे ये इसके एक एज हो गए, तो यहाँ और यहाँ पर अगर बैटरी को कनेक्ट किया जाए, मतलब A और D पॉइंट पर, तब यहाँ पर उसके क्रॉस क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो बता तो हम तीनों आपको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो सिर्फ ये डायगोनल दिया गया, मेन डायगोनल A और B, तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी की तुलना में। तो बाकी में हम लोग कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसके लिए जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें टेबल बना दी गई है कि अगर बाई चांस आ गया तो उस टेबल से आपको याद रहेगा तो आप लिख दें, अदरवाइज ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, जो यहाँ पर मेन डायगोनल है जिसका हमको डेरिवेशन देखना है, उसमें आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, करंट भी या फिर आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसे भी हम रेजिस्टेंस के बेसिस पर ही ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर कि क्या होगा। तो आप सॉरी करंट के बेसिस पर ऑब्जर्व करेंगे, तो जैसे हम AB वाला डराइव करने जा रहे हैं, जैसे A जो है यहाँ पर हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है, कि बैटरी का एक एंड यहाँ पर रहेगा और दूसरा एंड यहाँ पर रहेगा, तो करंट अगर हम इधर जोड़ेंगे प्लस, तो करंट यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ पर करंट बाहर निकलेगी जाकर इस B, ठीक है, तो A से करंट एंटर करेगी, B पर करंट यहाँ पर बाहर, तो अगर यहाँ पर करंट I एंटर कर रही है, ठीक है, तो ये करंट यहाँ पर इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। क्यों इक्वली क्यों डिवाइड होगी,
क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी ब्रांच देखें तो वो बिल्कुल दूसरी ब्रांच जैसी ही होगी। जैसे आप देखो, अगर हम इस ब्रांच के थ्रू जाएं बी तक, तो आप देखो एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस और तीन के थ्रू पहुंच गए हम। अगर हम इस ब्रांच के थ्रू जाएं, एक रेजिस्टेंस, अब चाहे इधर चले और चाहे इधर चले, दो रेजिस्टेंस और तीन रेजिस्टेंस। अगर हम इधर से जाते हैं एक, ठीक है, तो भाई 1 2 और 3, मतलब हर एक ब्रांच में एक जैसा होगा, पर एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस और चाहे जैसे भी जाओ, मतलब कुल मिला के जो क्यूब है उसके किसी भी कॉर्नर से अगर आप चलेंगे तो दूसरे कॉर्नर तक पहुंचने के लिए आपको इक्वल ही चलना पड़ेगा। मतलब एक तरह से सिमेट्री का केस है, हर ब्रांच बिल्कुल एक जैसी। तो जैसे पीछे जो केस कराया गया था उसमें ऐसा नहीं आ रहा था, सिमेट्री तो था लेकिन उसमें हर ब्रांच एक जैसी नहीं दिख रही थी, तीनों अलग अलग थी, इसलिए तीनों में करंट हमने अलग अलग दिखाई। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो तीनों ब्रांच एक जैसी दिख रही, जो ये दिख रही वैसे ये दिख रही वैसे ही दिख रही। हर एक ब्रांच में आगे जाने पर, जैसे इस ब्रांच में आगे गए दो पार्ट में डिवाइड, इसमें भी गए दो पार्ट में डिवाइड, इसमें भी गए दो पार्ट में, तो इसका मतलब यहाँ करंट कम ज्यादा नहीं होगी, फिर करंट क्या होगी, तीनों में सेम होगी। इसका मतलब जो करंट यहाँ पर जाएगी, एंटर करेगी करंट, वो तीनों में एक जैसी करंट होगी। इसका मतलब इस मेन करंट को हम तीन भागों में बांट, I/3, I/3 और I/3, तीन पार्ट में हमने करंट को डिवाइड किया। अब जब रिसीव होगी तो यहाँ पर तीनों, ये भी ब्रांच तो तीनों सेम रहेगी, तो जब रिसीविंग होगी तब भी वैसे होगी I/3, इसमें भी I/3 और इस वाली ब्रांच में I/3, और मिलकर इससे क्या करंट बना देगी, ओके ना। तो इस तरह से यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आगे यहाँ पर अब हम देखें यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें और इस पॉइंट को, तो ये तीनों पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर होंगे। कैसे? क्योंकि जब हम करंट लिखते हैं I/V/R, तो ये VH माइनस VL ही तो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है ना, VH माइनस VL डिवाइडेड बाई R। अब आप देखो यहाँ पर कि अगर हम इस ब्रांच की बात करें तो इसमें रेजिस्टेंस कितना R, इसमें रेजिस्टेंस कितना R, इसमें रेजिस्टेंस कितना R, तीनों में करंट भी सेम, यानी कि तीनों का रेजिस्टेंस सेम, तीनों की करंट सेम, तीनों का ये वाला जो पॉइंट है ये भी तो कॉमन है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो तीनों का कॉमन है, और ये हाई पोटेंशियल पर होगा क्योंकि करंट इधर की तरफ जा रही है, तो ये हाई पोटेंशियल पर हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट। तो अगर तीनों का हम देखें तो इस करंट को भी, मतलब ये I/3 है, Y0 मान लिया, तो I भी सेम है, ठीक है, और अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस भी सेम है और हाई पोटेंशियल भी सेम है तीनों। तो फिर सीधी सी बात है कि जब ये सेम है तो करंट भी सब में सेम है, तो BL भी तो सबका सेम ही होना चाहिए। अब तो अगर खाली BL चेंज कर दोगे तो I0 चेंज नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, ठीक है, तो उसको हम मान ले रहे हैं X। समझ में आई बात की? ये यहाँ से अगर करंट चलेगी तो तीन भागों में बटेगी, तो ये पॉइंट कॉमन है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस तीनों में सेम है, करंट तीनों में तभी सेम होगी जब तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हाई माइनस लो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला पॉइंट तो कॉमन है ना, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी कॉमन पोटेंशियल पर होना चाहिए, तभी तो डिफरेंस सबका सेम आएगा, और तब उस डिफरेंस को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो करंट आपको सेम मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर लो पोटेंशियल वाला पॉइंट सेम होगा, करंट तीनों में सेम, रेजिस्टेंस सेम, लो पोटेंशियल, तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल तीनों सेम होने चाहिए, तभी पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा और तभी तीनों में करंट भी सेम आएगा। तो इसको हमने मान लिया पर। अब आप यहाँ पर, अब आप इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हैं। अब वो इक्विवेलेंट डायग्राम, तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ गए, ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ गए। अब यहाँ पर टोटल पॉइंट हो गए कितने, 4, ठीक है, A पॉइंट, X पॉइंट, Y और यहाँ पर B, तो ये टोटल कितने पॉइंट हो जाएंगे, 4 पॉइंट है। अब इन 4 पॉइंट्स को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक पॉइंट हो गया A, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया X, फिर एक पॉइंट यहाँ पर हो गया Y, और यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये तीन रेजिस्टेंस,
ए और एक्स के बीच में कनेक्ट है, ये आर आर और आर, ठीक है। तो टोटल ये 3 रेजिस्टेंस ए और एक्स के बीच में आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 रेजिस्टेंस बनाएंगे पैरेलल में, और वो कनेक्ट है यहाँ पर ए और एक्स के बीच। ठीक, ऐसे ही आप देखो वाई और बी के बीच में भी 3, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिए वाई और बी के बीच। ठीक, अब यहाँ पर टोटल बचे 6, क्योंकि जो एज होंगी वो 12 ही तो होंगी ना, ठीक है। जो यहाँ पर क्यूब या क्यूबाइड होते हैं उसमें कितनी एज होगी, 12 एज होगी टोटल, ठीक है। तो अगर 12 एज हैं तो यहाँ पर 6 तो हमने बना लिए। अब बाकी जो 6 हैं वो एक्स और वाई के बीच में कनेक्ट है। जैसे आप देखो यहाँ पर ये एक हो गया रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, छठा भी हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से सभी रेजिस्टेंसेस जो 6 हैं वो यहाँ पर कनेक्ट कर दें। ठीक, सभी रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट हो गए आर। ठीक, अब यहाँ पर हमें इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मिल गया, और ये हम आसानी से बता सकते हैं क्या होगा, तीनों पैरेलल में क्या होगा, r/3, ये r/6 हो जाएगा, और ये r/2। आर ए बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी r/3 प्लस r/6 एंड प्लस r/2, 2r प्लस r आ जाएगा 5r डिवाइडेड बाई। लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 पॉइंट हो गए थे, ए एक्स वाई और बी, और हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस ए और एक्स के बीच में, और 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर वाई और बी के बीच में, ठीक है, वो कनेक्ट किया गया। और बाकी जितने बचे वो एक्स और वाई के बीच में जो 6 बचेंगे, टोटल क्योंकि होंगे 12। तो ये सभी यहाँ पर जो कनेक्ट किए गए हैं वो इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम बनाकर यहाँ पर आपको दिखाया गया। ये r/3 हो जाएगा, r/6 हो जाएगा, और ये r/3 पैरेलल। तो यहाँ पर कभी फिर ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, सीधे जोड़ दिया, कितना आ गया 5r डिवाइडेड बाई 6। देखो अगर आपको यहाँ पर कोई बैटरी उसमें दे दी, जैसे हम लोग एनसीईआरटी में उसमें करंट और उसमें वैल्यूज भी दे रखी है, तो आपको यहाँ पर ए और बी पर उसने कह दिया, मान लिया कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और उसने आपसे पूछ लिया कि बताओ इस वाली ब्रांच में करंट, इस वाली ब्रांच, ठीक है। तो या कोई भी यहाँ पर कोई ब्रांच उसने दे दिया तो उसने आपसे करंट पूछ ली क्या होगा। तो अब वो करंट आप कैसे यहाँ पर बताएंगे, तो आपको यहाँ पर R इक्विवेलेंट बता दिया जाए। तो हमें पता है I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से करंट निकाल लेंगे और मान लेते हैं वो करंट आ गई, सपोज कर लिया 6 एम्पीयर, ठीक है, सपोज कर लिया 6 एम्पीयर की करंट आई। तो अगर 6 एम्पीयर की करंट आई है तो वो 6 एम्पीयर 3 भागों में बटेगी। तो इसका मतलब इसमें 2 जाएगी, इसमें 2 जाएगी और इसमें 2 जाएगी। अब ये करंट अगर उसने इसमें पूछा है, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर यहाँ से 2 एम्पीयर करंट चलेगी। अब ये आगे 2 भागों में बटेगी। तो जब ये 2 पार्ट में बटेगी, क्योंकि यहाँ पर हर एक ब्रांच सिमेट्रिकल टाइप का, मतलब जो भी यहाँ पर दिख रहा है कहीं से भी जाएंगे एक सिमेट्री आपको दिखेगी, क्योंकि ये क्यूब है पूरा, ठीक है। क्यूब की दृष्टि करेंगे तो आप इसको सब कहीं से भी ऑब्जर्व करें सिमेट्रिकली, मतलब अगर आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो अगर हमें बी तक पहुंचना है, तो अगर हम इधर से जाएंगे तो भी हमारे रास्ते में 2 रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं, और अगर हम इधर से जाएंगे तो भी 2 रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं, यानी कि ये दोनों ब्रांच सिमेट्रिकल होंगे। तो अगर यहाँ पर करंट 2 एम्पीयर आई है तो इधर जाएगी 1 और इधर जाएगी 1, ठीक है, दोनों में 1 1 हो जाएगी। तो
यहाँ पर 1 एम्पीयर की करंट और इधर 1 एम्पीयर के बढ़ जाएगी, इसमें हमें करंट पता चले। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी वैसे हो जाएगी करंट, इधर जाएगी करंट और इधर कितनी हो जाएगी 1 एम्पीयर, क्योंकि यहाँ पर जाएगी 2 और यहाँ पर 1 और 1 डिवाइड हो जाएगी 1 और ये 1 मिलकर फिर से कितनी हो जाएगी और यहाँ पहुंच जाएगी 2। ऐसे फिर यहाँ पर 2 एम्पीयर, यहाँ पर 2 एम्पीयर, टोटल कितनी हो जाएगी। समझ गए ना कि अगर आपको करंट निकालना है तो इसी तरीके से आप करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये भी यहाँ पर हो गया केस। अब इसमें अगर आपसे एसी या एडी में पूछा जाए तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है इसकी तुलना में। ठीक है, तो इसलिए उसे हम लोग करना नहीं, वो हम लोग के एनसीईआरटी में दिया भी नहीं गया, बट कुछ बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो इसलिए हमने उसके लिए टेबल बना दी है कि आप उसको मुझे याद रखें। जैसे बहुत ज्यादा हम लोग जो करते हैं उससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो आप देखो यहाँ पर एक टेबल बना दी गई है जिसमें ए बी हो गया मेन डायगोनल, जो कि आपको डराइव करके दिखा दिया गया। दूसरा डायगोनल है एसी जो बेस डायगोनल है, तीसरा डायगोनल है एडी जो एज। ठीक है, तो ये तीनों डायगोनल यहाँ पर, ये ए बी हो गया, ये ए बी हो गया, ये यहाँ पर एसी हो गया और ये हो गया एडी। तो ये हो गया मेन डायगोनल, ये हो गया बेस डायगोनल और ये हो गया एज। तो आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं सभी वैल्यू। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो सॉल्व किया है वो यहाँ पर क्या आया था 5r/3, लेकिन इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये बन गया 10r डिवाइडेड बाई 12। तो वैसे जैसे 10r/12 है वैसे ही अगर आप बेस डायगोनल मतलब ए और सी के बीच में अगर कैलकुलेशन करें, ए और सी ये एक बेस का डायगोनल है, तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा 9r/12। और अगर आप ये एज पे कैलकुलेट करेंगे ए और डी, एज के अक्रॉस निकालने का मतलब कि बैटरी आप ए और डी के बीच में कनेक्ट करेंगे, तो इसी का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 7r/12। तो इसको याद रखने के लिए यहाँ पर ऐसे बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया, जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सभी में r/12 बात है, सभी में r है ना। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि मेन वाला जो हो जाएगा 10, बेस वाला हो जाएगा 9 और एज वाला हो जाएगा 7। ठीक है, तो बस आपको ये नंबर से याद रखना है 10, 9 और 7। 8 होता तो और मजा आ जाता, देखो तो 8, 9, 10। ठीक है, लेकिन गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पर 10, 9 और 7। यहाँ पर अगर आप देखो कैपेसिटर तो उसमें क्या होगा, वही वैल्यू यहाँ पर बदल जाएगी। जैसे 10/12 है उसमें क्या हो जाएगा 12/10, बिजली वाले केस में जैसे बताएगा ये 12/9 और ये 12/7। तो उसमें ऊपर सब कहीं 12 की 12 से बस 10, 9 और 7, तो ये वैल्यू पलट नहीं। अगर आप देखो यहाँ पर कंपेयर करना हो कि कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कम होगा, तो आप देखो r/12 तो सब में है, उसको आप किनारे रखो, 10 सबसे ज्यादा है, फिर 9 उससे कम है, 7 उससे कम है, यानी कि R AB की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर AC होगा और फिर AD होगा। मतलब मेन डायगोनल के क्रॉस रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, बेस डायगोनल उससे कम और एज के क्रॉस सबसे कम। कैपेसिटेंस इसका उल्टा हो जाएगा फिर, क्योंकि कैपेसिटेंस में क्या होता है जो इधर होता है उसका उल्टा उधर हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो सब में 12 से ऊपर है, तो अगर ज्यादा से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कम मिलेगी और कम से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ज्यादा मिलेगी, यानी कि CAB सबसे कम होगा और CAD सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसे हम लोग याद रखें।